तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे जो औसत लागत होता है वह एएफसी औसत स्थिर लागत और एबीसी औसत परिवर्तनशील लागत का योग होता है। यदि इसे हम एक ग्राफ बनाएं तो रेखाएं कुछ इस प्रकार बनेंगी। क्योंकि हम जानते हैं एएफसी हमें टीएफसी से प्राप्त होता है, यह हमें टीएफसी से प्राप्त होता है। जब टीएफसी में हम लोग Q से भाग दे दें तो हमें एएफसी प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो रेखा होता है रेक्टेंगल हाइपरबोला होती है। इसका स्लोप एक समान ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर जो लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। लेकिन एबीसी और एसी रेखा दोनों ही यू आकार होने के बावजूद थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि एबीसी की जो रेखा है वह हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो मूल बिंदु से निकलता है, टीबीसी रेखा जो मूल बिंदु से ही निकलती है, हमें उससे एबीसी की प्राप्ति होती है। तो एबीसी की जो रेखा होती है परिवर्तनशील इकाइयों के कारण जो उत्पादन होता है वह एबीसी होता है। तो एबीसी रेखा परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार लागत जो है पहले घटती लागत, फिर स्थिर लागत और तीसरी स्थिति में बढ़ती लागत। यानी जो एबीसी की जो रेखा है पहले घटती लागत के तेजी से नीचे गिरती है, फिर अपने न्यूनतम बिंदु पहुंचने के बाद जहां वह स्थिर लागत की स्थिति में पहुंच जाती है उसके बाद बढ़ती लागत के कारण ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। एसी रेखा भी यू आकार की होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि हम देख चुके हैं यहाँ भी एसी औसत लागत एएफसी प्लस एबीसी होता है। यानी जो एबीसी है और एएफसी है ये एसी की रेखा में शामिल होती है। इस कारण इन तीनों स्थितियों के लागू होने के बावजूद जो हमारा एसी की रेखा है वह धीरे धीरे उसकी लागत में कमी आती है, फिर वह उसके न्यूनतम बिंदु पहुंचने के बाद जहां स्थिर लागत हो जाता है वह बढ़ती लागत का कारण ऊपर बढ़ने लग जाता है। अर्थात औसत परिवर्तनशील लागत की रेखा में यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व में जो न्यूनतम बिंदु आता है स्थिर लागत वाली वह औसत लागत की अपेक्षा पहले आ जाता है, क्योंकि यह परिवर्तनशील लागत को ही दिखाता है। तो यह पहले घटती लागत का पहले तेजी से घटता है, तो पहले ही स्थिर लागत वाली स्थिति में आता है, फिर तेजी से बढ़ने लगता है। जो हमने इस पॉइंट को दिखाया ये पॉइंट ही बताता है कि एबीसी और एसी रेखा में अंतर है। यहाँ देखेंगे चूंकि एबीसी परिवर्तनशील साधनों को बताता है और एसी औसत लागत परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत दोनों उसमें शामिल होती हैं, इसलिए देखेंगे कि शुरुआत में जब बढ़ता प्रतिफल या घटती लागत की स्थिति होती है तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो गैप होता है ज़्यादा होता है, जो आपस की दूरी होती है वह ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है
अब बढ़ती लागत की स्थिति में पहुंचता है तो ABC तेजी से बढ़ता है। परिवर्तनशील लागत में बढ़ती लागत का नियम लागू होने के कारण यह तेजी से बढ़ता है, लेकिन औसत लागत की रेखा उतनी तेजी से ऊपर नहीं उठती है। इसलिए बढ़ती लागत की स्थिति में ABC और AC के बीच में जो एक गैप होता है वह कम हो जाता है। तो जब ABC रेखा और AC रेखा एक साथ बनाएंगे तो इसका ध्यान रखेंगे कि शुरुआत में AC और ABC रेखा के बीच की आपस की दूरी ज़्यादा होती है और AC अब बढ़ती लागत की स्थिति में AC रेखा ABC रेखा के बीच में दूरी जो है कम हो जाती है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि ABC की रेखा स्थिर लागत की स्थिति में AC यानी औसत लागत की रेखा से पहले पहुंच जाती है। AC यानी औसत लागत की रेखा स्थिर लागत वाली स्थिति में देर से पहुंचती है, जो इस बिंदु को हम लोगों ने दिखाया। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि क्या AC, FC और ABC में रेखाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं एक साथ। अब हम लोग इसी ग्राफ में उत्पादन के 3 स्थितियों को देखेंगे, जो कि है O, Q1, Q2, Q3। Q1 से जब एक लंब डालते हैं, Q2 से लंब डालेंगे, Q3 से लंब डालेंगे, उसे हमने पॉइंट किया तो इस प्रकार हमें ग्राफ प्राप्त होता है। तो देखेंगे जब OQ1 स्तर है, इस स्तर पर जो हमारा ABC है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और AFC है वो कितना है। तो ये हमारा ABC की रेखा है, तो ये हमारा TQ1 ABC है और KQ1 हमारा AFC है। तो AC इक्वल टू AFC प्लस ABC, तो हम यदि वैल्यू पुट करें तो औसत लागत KQ1 प्लस TQ1 के बराबर होता है। और हमारा AC जो है वह CQ1 यहाँ से लेकर यहाँ तक के बराबर है। इसलिए जो हमारा बनेगा CQ1 इक्वल टू KQ1 प्लस TQ1, यानी ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक CQ1 है वह योग है KQ1 और TQ1 का। उसी प्रकार उत्पादन स्तर OQ2 पर जब हमारा उत्पादन थोड़ा बढ़ गया, यहाँ स्थिर वाला नियम लागू हो रहा है, यहाँ मतलब गिर रहा है, लेकिन यह थोड़ा स्थिति बदल गई है। अब ABC हमारा बढ़ रहा है और AFC गिर रहा है और AC हमारा अपना न्यूनतम बिंदु के आसपास पहुंच चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो ABC हमारा है, ये रेखा TQ2 है यहाँ से यहाँ तक। चूँकि यहाँ पर ABC और AFC आपस में बराबर हो जाता है, यहाँ पर AFC भी T1Q2 है। तो AC इक्वल टू AFC प्लस ABC को हम निकालें तो देखेंगे C1Q2 जो AC हमारा है, औसत लागत है, वह बराबर होता है T1Q2 प्लस T1Q2 के योग से। यानी AFC ABC T1Q2 के बराबर है, दोनों का योग C1Q2 होता है। अब जब उत्पादन स्तर हमारा OQ3 हो जाता है तो यहाँ देखेंगे कि हमारा AFC यहाँ T2Q3 के बराबर है। हमारा AFC T2Q3 के बराबर होता है, जबकि हमारा ABC जो बढ़ती लागत के नियम के अनुसार से बढ़ चुका है, ये K1Q3 है। तो जो हमारा औसत लागत है C2Q3 योग होगा K1Q3 और T2Q3 के। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर AFC ज़्यादा था हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। उत्पादन के शुरुआती स्तर में जब घटती लागत का नियम लागू हो रहा था
यहाँ देखेंगे दूसरी स्थिति में जब उत्पादन OQ2 था तो हमारा AFC और ABC आपस में बराबर हो गया। और तीसरी स्थिति जो है इसमें देखेंगे बढ़ती लागत के नियम के अनुसार या घटते प्रतिफल नियम के अनुसार ABC ऊपर जा चुका है और AFC अपना नीचे ही है। तो AFC और ABC का योग हमें औसत लागत को बताता है, जो C2Q3 इक्वल टू T2Q3 प्लस K1Q3 है। तो इस प्रकार हम लोग उत्पादन लागत में औसत लागत को AFC और ABC का योग होता है। इन दो ग्राफों के द्वारा हम लोग जान चुके हैं। ये स्पष्ट है कि ये किस प्रकार हमें औसत लागत की प्राप्ति इन दोनों से होती है। तो आशा करते हैं उत्पादन लागत का जहाँ तक हमने अभी तक अध्ययन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार वीडियो देखते रहें और अपने सुझाव या जो भी प्रश्न हो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।